देखिए जूरिस्प्रूडेंस आपका चल रहा था और जूरिस्प्रूडेंस में आपका लीगल पर्सनालिटी चल रही थी। देखिए उसमें पहले लिखवा दिया जाए तब लेक्चर दिया जाए। आपका कहाँ तक लिखवाया गया था कल? देखिए तो लास्ट नहीं, किसकी विधि की स्थिति मृतक की हो गया था ना। लिखिए मृत व्यक्ति, हेडिंग डाल लीजिए भाई, मृत व्यक्ति की विधि की स्थिति। मृत व्यक्ति की विधिक स्थिति। इसमें लिखिए पैटर्न महोदय के अनुसार, पैटर्न पैटर्न महोदय के अनुसार व्यक्तित्व जन्म के साथ प्रारंभ होता है। ये भी कोटेशन आ चुका है। व्यक्तित्व जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। पैटर्न के अनुसार व्यक्तित्व जन्म से शुरू होता है तथा मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। अतः मृत व्यक्ति विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता। अतः मृत व्यक्ति विधिक व्यक्तित्व नहीं रहता। मृत व्यक्ति लीगल पर्सनालिटी विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता। दूसरा कोटेशन लिखिए डैश एवं ह्यूज के अनुसार। ये पैटर्न के अनुसार था। दूसरा लिखिए, इनका भी पूछ सकता है, डायस एवं ह्यूज के अनुसार। लिखिए मनुष्य की मृत्यु के पश्चात मनुष्य की मृत्यु के पश्चात विधि की मृतक में कोई रुचि नहीं होती। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात विधि की मृतक में कोई रुचि नहीं होती। ये डायस एवं ह्यूज का कथन है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कानून मृत व्यक्ति के हित को संरक्षित कुछ हितों को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कानून मृत व्यक्ति के कुछ हितों को संरक्षित करता है जो निम्नलिखित है। कानून मृत व्यक्ति के हितों को संरक्षित करता है, कुछ हितों को, पूरा नहीं, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट लिखिए संपत्ति संबंधी हित। संपत्ति संबंधी हित, इसमें लिखिए मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा। ये हेडिंग था संपत्ति संबंधित। इसमें लिखिए मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा अर्थात उसके द्वारा लिखी गई वसीयत के अनुसार, विल अर्थात उसके द्वारा लिखी गई वसीयत के अनुसार उसके मरने के बाद, उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति का वितरण किया जाता है। उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति का वितरण किया जाता है। मैंने उसकी आपका जो प्रॉपर्टी संबंधी हित हैं कुछ संरक्षण दिया गया है। दूसरा लिखिए शरीर संबंधी हित, यही क्वेश्चन ज्यादा बनता है, बॉडी शरीर संबंधी हित, ज्यादातर क्वेश्चन शरीर पर ही बना है। लिखिए
आर बनाम स्टीवर्ड के बाद में, आर बनाम स्टीवर्ड केस भी दो तीन, दो लिखना है कम से कम, एक भारत का एक इंग्लैंड का। आर वर्सेज स्टीवर्ड के बाद में, ये इंग्लैंड का केस है। यह निर्णय दिया गया कि, यह निर्णय दिया गया कि मृतक को यह अधिकार प्राप्त है कि, मृतक को यह अधिकार प्राप्त है कि उसका अंतिम संस्कार ससम्मान किया जाए, उसका अंतिम संस्कार ससम्मान किया जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। भारत के उच्चतम न्यायालय ने, कल केस बताया गया था, सुबह भी बताया गया, परमानंद कटारा, लिखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट, 1989 सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह निर्णय दिया कि, के बाद में यह निर्णय दिया कि गरिमामय शिष्टतापूर्ण का अधिकार, गरिमामय शिष्टतापूर्ण का अधिकार मृतक को भी प्राप्त है। गरिमामय शिष्टतापूर्ण का अधिकार मृतक को भी प्राप्त है। आगे लिखिए। IPC की धारा 297 के अनुसार, IPC की धारा 297 के अनुसार शव की अवहेलना या अपमान करना, शव की अवहेलना या अपमान करना या कब्रिस्तान या शमशान में अत्याचार करना, कब्रिस्तान या शमशान में अत्याचार करना दंडनीय बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है। ये सेक्शन याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 297। इसके बाद अगला लिखिए। IPC की धारा 404 के अनुसार 404 अब ऐड करना है। IPC की धारा 404 के अनुसार मृत व्यक्ति के शरीर से किसी वस्तु को हटाना, मृत व्यक्ति के शरीर से किसी वस्तु को हटाना आपराधिक दुर्विनियोग माना जाएगा। जैसे अंगूठी है, बैग है, कोई मरा है, लेकर आप क्या किए, भाग लिए, तो ये 404 में जाएगा। कौन सा अपराध होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। क्यों? क्योंकि मृत व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं रखता। अगर जिंदा रहता तो चोरी हो जाती, और मर गया तो क्या हो गया? आपराधिक दुर्विनियोग। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, मृतक की ख्याति। अभी एक और पॉइंट बचा, ये तो शरीर हुआ। मृतक की ख्याति, मृतक की ख्याति, बस 3 लाइन इसमें लिखना है। लिखिए, भारत में मृतक की मानहानि, भारत में, ये कई बार बताया गया था, कल याद रहे।
भारत में मृतक की मानहानि आईपीसी की धारा 499 के स्पष्टीकरण 1 में, स्पष्टीकरण 1 लिखिएगा। फिर एक बार देखिए, भारत में मृतक की मानहानि आईपीसी की धारा 499 के स्पष्टीकरण फर्स्ट में अपराध माना गया है। 499 का स्पष्टीकरण 1। एक और क्वेश्चन आपका बनता है 499 से सामान्य कि 499 आईपीसी में कितने एक्सेप्शन हैं, कितने अपवाद हैं। 10 रट कर जाइए, बिहार एपीओ में पूछा गया था 499 में कितने अपवाद हैं। 10 लिखिए आगे आपका। इसी में लिखिए लेकिन अपकृत्य नहीं है। वाक्य बोलिए तो थोड़ा पूरा एक ही मेरा। हाँ, लेकिन भारत में मृतक की मानहानि अपकृत्य यानी कि दुष्कृत्य भी कहा जाता है। लेकिन भारत में मृतक की मानहानि अपकृत्य नहीं है। नहीं लिखिएगा, अपकृत्य नहीं है। अगला लिखिए इंग्लैंड का नियम। अब इंग्लैंड में मृतक की मानहानि अपकृत्य हैं। इंग्लैंड से कोरिलेट करके पूछ सकता है। इंग्लैंड में मृतक की मानहानि अपकृत्य है लेकिन अपराध नहीं है। इंग्लैंड में मृतक की मानहानि अपकृत्य है लेकिन अपराध नहीं है। ऐसा निर्णय आर बनाम इंसन, ऐसा निर्णय मैंने इंग्लैंड का केस है, आर वर्सेज इंसन के वाद में दिया गया। आर वर्सेज इंसन, इंसन के वाद में दिया गया। आर वर्सेज इंसन। हेडिंग डालिए आपका पशुओं की विधिक स्थिति। पशुओं की विधिक स्थिति। लिखिए पशु विधिक व्यक्तित्व नहीं रखते, माने ये अपने नाम से मुकदमा नहीं कर सकते, न किया जा सकता है। पशु विधिक व्यक्तित्व नहीं रखते। कोटेशन लिखिए सामंड का। सामंड के अनुसार अंडरलाइन कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन ये बन सकता है। सामंड के अनुसार पशु न तो प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं न ही विधिक व्यक्ति। सामंड के अनुसार पशु न तो प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं और न ही विधिक व्यक्ति। अगला लिखे चिपमैन ग्रे के अनुसार चिपमैन ग्रे के अनुसार पशुओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों को पशुओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों को आरोपित करने का पशुओं के अधिकारों एवं कर्तव्यों को आरोपित करने का कोई जागृत मिथक नहीं है। कोई जागृत मिथक नहीं है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पशुओं के प्रति क्रूर, लेकिन लेकिन लगा कर लिखिए, लेकिन पशुओं के प्रति क्रूरता बरतने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। पशुओं के प्रति क्रूरता बरतने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, आईपीसी की धारा 377, पहली धारा उठाइएगा आईपीसी की। लिखिए आईपीसी की धारा 377 के तहत पशुओं के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना दंडनीय बनाया गया है। पशुओं के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना दंडनीय बनाया गया है। अगला लिखिए आईपीसी की धारा 429, आईपीसी की धारा 429 पशुओं की मृत्यु कारित करना, पशुओं की मृत्यु कारित करना या उन्हें विकलांग करना, दिव्यांग बना देना, हाथ पैर तोड़ दीजिए, तथा उन्हें दिव्यांग बनाना रिष्टि का अपराध माना गया है। मिसचीफ, रिष्टि नुकसान पहुंचाना, रिष्टि का अपराध माना गया है। अगला लिखिए, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के तहत, पुलिस एक्ट 1861 का सेक्शन 34 के तहत, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता करने वाले व्यक्ति दंडनीय बनाए गए हैं। वहाँ भी दंड की मात्रा है 8 दिन का कारावास या 50 रुपया तक का जुर्माना। दंडनीय बनाए गए हैं। एक और कानून आपको लिखना है जो बना है एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बना है 1972 का, और एक और कानून बना है पशु क्रूरता अधिनियम 1960 है ना, 1960। लिखिए, दोनों एक ही में समाहित कर दे रहे हैं हम। लिखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा एक ही में समाहित कर रहे हैं दोनों, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 1960, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पशुओं की मृत्यु या क्रूरता करने वालों को, पशुओं का वध यानी कि मृत्यु या क्रूरता करने वालों को दंडनीय बनाया गया है। इसे जंगल में मारकर, चिंकारा मारकर खा लीजिए सलमान खां की तरह आपका ये सब हिरन मार दीजिए तो आपका ये दंडनीय है सब आपका। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए भाई आपका हेडिंग डालिए, मस्जिद की विधिक स्थिति। केस बस याद रखना है विधिक व्यक्ति है कि नहीं। हेडिंग, हाँ
नहीं, वो अलग बना है, वो अलग बना। लिखिए आगे भाई। ये सब कुछ समाहित करते हुए बताया जा रहा है, किसी विशेष पशु के बारे में नहीं। मैं बता दूं। लिखिए आगे, हेडिंग डालिए मस्जिद की विधिक स्थिति। बस दो केस याद रखना, किसमें नहीं माना गया, किसमें माना गया। लिखिए, मस्जिद विधिक व्यक्तित्व नहीं रखती। मस्जिद विधिक व्यक्तित्व नहीं रखती। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सर्वप्रथम लाहौर उच्च न्यायालय ने, सर्वप्रथम लाहौर उच्च न्यायालय ने 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में शहीद मौला बख्श बनाम हमीजुद्दीन, शहीद मौला बख्श बनाम हमीजुद्दीन के बाद में मस्जिद को विधिक व्यक्ति माना, के बाद में मस्जिद को विधिक व्यक्ति माना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेकिन प्रीवी काउंसिल ने 1940 ईस्वी में, नहीं 18, हाँ 1940 है, लेकिन प्रीवी काउंसिल ने 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा, मस्जिद यही पूछा जाता, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा के बाद में, मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा के बाद में मस्जिद को विधिक व्यक्ति नहीं माना, मस्जिद को विधिक व्यक्ति नहीं माना। अगला हेडिंग डालिए, गुरुद्वारा की विधिक स्थिति। ये भी पूछा जा चुका है केस सहित। गुरुद्वारा की विधिक स्थिति। लिखिए केस, लिखिए आप एक लाइन लिखिए, गुरुद्वारा तथा गुरु ग्रंथ साहब दोनों को, पहले एक लाइन लिख लीजिए, गुरुद्वारा तथा गुरु ग्रंथ साहब दोनों को विधिक व्यक्ति माना गया है, विधिक व्यक्ति माना गया है। दो केस लिखना है। लिखिए पहला, प्रीतम दास वाला ज्यादा पूछा गया है। प्रीतम दास महंत बनाम प्रीतम दास महंत वर्सेज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, प्रीतम दास महंत बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। एक लाइन लिखिए इसमें, गुरुद्वारे को विधिक व्यक्ति माना गया। तो थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है ये केस, प्रीतम दास वाला। अगला केस लिखिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर। केस लिखिए अगला, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर बनाम सोमनाथ दास, बनाम सोमनाथ दास, सोमनाथ दास। लिखिए इसमें,
गुरुद्वारा और गुरु ग्रंथ साहब को एक ही व्यक्ति माना गया। गुरुद्वारा तथा गुरु ग्रंथ साहब को एक ही व्यक्ति माना गया। अगला हेडिंग डालिए मूर्ति या देव प्रतिमा की विधिक स्थिति। हेडिंग डालिए मूर्तियाँ देव प्रतिमा की विधिक स्थिति। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है। लिखिए, इसे विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। एक लाइन पहले लिखिए तो इसे लीगल पर्सनालिटी यानी कि इसे विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। केस लिखिए आपका पहला केस लिखिए राम ब्रह्म चटर्जी। राम ब्रह्म चटर्जी बनाम केदारनाथ बनर्जी। राम ब्रह्म चटर्जी बनाम केदारनाथ बनर्जी 1930 का केस है कलकत्ता हाई कोर्ट का। 1930 कलकत्ता हाई कोर्ट। लिखिए, देव प्रतिमा को विधिक व्यक्ति माना गया। देव प्रतिमा को विधिक व्यक्ति माना गया तथा यह निर्णय दिया गया कि यह सजीव व्यक्ति के समान होती हैं। बहुत अंदर जाकर पूछे तो सजीव व्यक्ति के समान पूछ सकता है। जिस प्रकार सजीव व्यक्ति दिनचर्या करता है उसी प्रकार एक माने मूर्ति की भी दिनचर्या होती है। अगला केस लिखे प्रमथनाथ मलिक बनाम प्रमथनाथ मलिक बनाम ऐसे लिखे प्रमथनाथ मलिक के वाद में। एक ही लाइन में लिखे प्रमथनाथ मलिक के वाद में प्रीवी काउंसिल ने मूर्ति को विधिक व्यक्ति माना। प्रीवी काउंसिल ने मूर्ति को विधिक व्यक्ति माना। अगला लिखिए विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी। विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी बनाम विद्यानिधि तीर्थ स्वामी। विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी बनाम विद्यानिधि तीर्थ स्वामी। एक लाइन इसमें लिखिए माना तो गया है जो महत्वपूर्ण है। लिखिए देव प्रतिमा विधिक व्यक्तियों में सबसे प्राचीन है। अलग से हो सकता है अंदर से पूछ ले। देव प्रतिमा विधिक व्यक्तियों में सबसे प्राचीन है। हेडिंग डाल लीजिए कारपोरेशन। अब आगे बढ़ा जाए आपका ये सब कौन है विधिक व्यक्ति कौन नहीं है समाप्त हुआ। कारपोरेशन हिंदी में निगम कहा जाता है। कारपोरेशन यानी कि निगम। देखिए इसमें आपका 3-4 पॉइंट जानना है। पहला पॉइंट आपका ये जानना है कि निगम या कारपोरेशन या कंपनी या व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का जो संगठन या निकाय या बॉडी होती है सर्वप्रथम किस वाद में इंग्लैंड में इन्हें लीगल पर्सनालिटी प्रदान की गई
अर्थात निगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अर्थात सर्वप्रथम इस मामले में कंपनी को, निगम को प्राकृतिक व्यक्ति से अलग हैसियत दी गई, अर्थात उसे अलग जुरिस्टिक पर्सन माना गया। पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका लिफ्टिंग द कारपोरेट विल बनता है कि घूंघट को उठाने का सिद्धांत, पर्दा को उठाने का सिद्धांत, अवगुंठन का सिद्धांत, निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत, या निगमन के आपका पर्दा को हटाने का सिद्धांत, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बना है। तीसरा क्वेश्चन निगम के प्रकार, तो एकल निगम होता है, संयुक्त निगम होता है। एकल निगम में एक समय केवल एक व्यक्ति होता है और संयुक्त में एक से अधिक। तो आपका इसके बाद आपका कह सकते हैं कि दो कोटेशन याद रखना है। एक आपका निगम या कंपनी के सदस्यों की सम्मेलन हो रहा था, और आपका कह सकते हैं कि बम विस्फोट होता है, सारे मेंबर मर जाते हैं, ये को तब भी निगम बचा रहेगा, तब भी कंपनी बची रहेगी। तो ग्रोवर। और ज़्यादा पूछा जाता है, व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन ये जो निगम है, ये व्यक्ति के मरने जीने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका ये सामंड कहे हैं। और अंत में पूछा जाता है कि कौन एकल निगम का उदाहरण नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये कारपोरेशन या एकल निगम नहीं है। लेकिन इंग्लैंड का जो सम्राट है वह एकल निगम है, क्योंकि राजा मर गया और राजा क्या हो, तो क्या भारत में आप कहते हैं कि राष्ट्रपति मर गया राष्ट्रपति चिरायु हो? तो ये क्वेश्चन आपका बना है कि भारत में कौन सिंगल आपका या कह सकते हैं एकल निगम का उदाहरण कौन नहीं है? तो सॉलिसिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल है, महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल। लेकिन भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये एकल निगम के उदाहरण, यही कई बार पूछा गया, लोग गलत करके आते हैं, राष्ट्रपति निगम नहीं है कोई। तो आपका शुरुआत इसको किया जाए। आपका सबसे पहले निगम आइए होता क्या है। निगम यानी कि व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो व्यक्ति जिसका अस्तित्व व्यक्तियों से पृथक होता है। एक उदाहरण देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण केस पर ही बता दिया जाए। सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी का वाद 1897 का है। इसी वाद को समझिए और इसी पर आपका कारपोरेशन बता दिया जाए, केस भी हो जाएगा, उदाहरण भी, और आपका कह सकते हैं केस भी। देखिए, सालोमन और उसके परिवार के अन्य 6 लोग थे, यानी कि टोटल 7 लोग थे। याद रखिए कितने लोग थे, 7 लोग। तो आपका ये 7 लोग थे इन्होंने क्या किया कि आपस में समझौता करके एक कंपनी बनाई, निगम बनाई, और सालोमन एंड कंपनी, यानी कि मैंने कह सकते हैं कंपनी बनाया गया। तो कंपनी काम कैसे करती है ये देखिए। अब कंपनी शेयर या अंश जारी करती हैं और लोगों से ये कहती हैं कि आप हमारा अंश खरीदिए, शेयर खरीदिए, और हमको पैसा उधार दीजिए। यानी कि आप कंपनी का हिस्सा खरीदिए और खरीद कर हमें पैसा क्या करिए, उधार दीजिए। तो आपका जो ये सालोमन एंड सालोमन कंपनी थी, ये 20% पूंजी ये कुनबा ने लगाया था कंपनी में, और 80% जो पूंजी थी वह किसने लगाया था, आपका लोगों से शेयर जारी करके क्या लिया गया था, उधार। जूते का व्यापार करती थी कंपनी, कंपनी बैठ गई और पूरा पैसा ये कुनबा लेकर बैठ गया। अब ये जो 80% दिए थे लोग पैसा, अब ये बौखला गए।
80% वाले लोग चले गए आपका कोर्ट। कोर्ट में ये डिमांड किए कि हजूर ये पैसा सालोमन और इसका परिवार लिया है, अतः कंपनी भले बंद हो गई, सालोमन से हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। सालोमन का ये कहना था कि हजूर कंपनी अलग होती है, व्यक्ति अलग होता है, ये कंपनी को पैसा दिए हैं, हम लोगों को नहीं, तो ये जाकर किससे वसूलें? कंपनी से। और कंपनी का कहीं न खा सकती है न पी सकती है, वो तो एक कल्पना के आधार पर व्यक्त क्या हुई है, मान ली गई है। तो कोर्ट ने सर्वप्रथम सालोमन की बात को स्वीकार कर लिया, और जो ये 80% शेयर लगाए थे, इनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि मान लिया कोर्ट ने कि प्राकृतिक व्यक्ति अलग और कंपनी क्या है, अलग। और ये लोग कंपनी को पैसा दिए हैं तो जाकर किससे वसूलें? कंपनी से। सालोमन के परिवार से वसूलने के हकदार नहीं होंगे। इस निर्णय के बाद इंग्लैंड में फ्रॉड बढ़ने लगा और लोग कंपनी बनाते थे, निगम बनाते थे, निगम के नाम पर पैसा लेते थे और गप कर जाते थे यानी कि उड़ा देते थे, और आपका जो शेयर खरीदे रहते थे उनके साथ फ्रॉड हो जाता था। मामला चलता रहा, आ गया 1916, आ गया 1916 आ गया, और इसी में एक केस आया। वह केस आपका है, बहुत लीडिंग केस है, डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एवं रबर कंपनी। अभी हम लिखवा देंगे, समझिए। डेमलर कंपनी लिमिटेड का केस आया, और इस केस में फिर ये विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि कंपनी के नाम पर आपका प्राकृतिक व्यक्ति पैसा लेते थे। तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय से मांग की गई कि हजूर कंपनी के नाम पर जो लोग पैसा ले रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, उनको लायबिल ठहराया जाए, उनसे हमें मुआवजा दिलवाया जाए। तो न्यायालय ने सामान्य नियम तो माना ही कि कंपनी अलग होती है, यानी कि निगम अलग होता है, कारपोरेशन, और व्यक्ति अलग होते हैं, लेकिन कुछ दशाओं में जो ये व्यक्ति और निगम के बीच बाउंड्री लगी है, पर्दा लगा है, न्यायालय कुछ दशाओं में इस पर्दा को क्या कर सकता है? हटा सकता है, और कंपनी के पीछे जा सकता है, और जो लोग कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको दायी ठहराया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, केवल और केवल कुछ कंडीशन। तो इसी को कहा जाता है, जो व्यक्ति और निगम के बीच जो पर्दा लगा था जो बाउंड्री थी, कुछ दशाओं में उस बाउंड्री को तोड़ा जा सकता है, उस पर्दे को हटाया जा सकता है, उस आवरण को हटाया जा सकता है, और कंपनी के पीछे कंपनी के नाम पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को कुछ दशाओं में दंडित किया जा सकता है। अब दशाएं हम बताएंगे, लेकिन यहाँ जो सिद्धांत आया इसी को कहते हैं लिफ्टिंग द कारपोरेट विल, या पर्दा उठाने का सिद्धांत, निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत, अवगुंठन का सिद्धांत, यह घूंघट उठाने का सिद्धांत भी कहते हैं। एक बार अवगुंठन पूछा है तो अवगुंठन आए। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा, देख लीजिएगा, लिफ्टिंग द कारपोरेट विल। अब थोड़ा पर्दा हटाया जाए समाज में। आपका पर्दा जो लगा है आपका बहुत खतरनाक होता है। आपका कहानी भी पढ़े होंगे कि घर में भले लोगों के पास अंदर कपड़ा पहनने के लिए साधन नहीं थे, लेकिन जो दरवाजे पर पर्दा लगा था वहीं सबके इज्जत की क्या कर रहा था? रक्षा। कहानी बनी है। और जैसे ही पर्दा फटेगा वैसे ही सब तार तार हो जाएगा। दूसरा पर्दा फिल्मों में देखिए, फिल्मी दुनिया में ज़्यादा आपका
आलोकनाथ का उदाहरण है। आपका देखिए पर्दा, आपका पर्दा के पीछे, पर्दा के आगे, ये पर्दा लगा है, पर्दा आपका स्टेज पर आ गए आलोकनाथ जी, कैमरा ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गई, आप बोला गया कि ओके, तो अपना लच्छेदार भाषण देना क्या किए, शुरू किए। आपका आप फिल्म में देखे, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, क्या बजा दिए ताली, कई फिल्मों में। और जैसे ही लाइट ऑन और जैसे ही पर्दा आपका गिरा, वैसे ही पर्दा के पीछे गए और उसके बाद मीटू मीटू मीटू। जानते हैं आप मीटू क्या होता है? नहीं जानते हैं तो बताना पड़ेगा भाई। वो तो सोशल मीडिया पर देखते रहिए कि ये सब हम ही बता दें। कुछ भाई, कुछ आप लोग जानते भी रहिए। आपका देखिए मीटू बता दे रहे हैं भाई, नहीं जान। अब देखिए, जब एक लड़की किसी पुरुष पर ये इल्जाम लगाती है कि, आपका कह सकते हैं कि जब एक लड़की किसी पुरुष पर इल्जाम लगाती है कि मेरे साथ छेड़खानी किया है, उसके बाद झड़ी लग जाती हैं तमाम स्त्रियां या औरतें या लड़कियां उस पुरुष पर, अचानक आपका क्या करती हैं, इल्जाम लगाना शुरू कर देती हैं। तो इसी को मीटू, मीटू मतलब कि मुझे भी, यानी कि ये निकम्मा एक को नहीं कई को छेड़ा है, कईयों को। ये जो मीटू का सिद्धांत आपका, बढ़ जाए आगे हो, ये जो मीटू का सिद्धांत आया, ये आपका अमेरिका से आया, यानी कि ये सिद्धांत कहाँ से निकला, अमेरिका से। तो आपका जैसे ही पर्दा उठता है, तो अब कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर्दा हटाकर वास्तविक व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है? तो चार कंडीशन है, देखिए। कंपनी की वास्तविक प्रकृति के निर्धारण के लिए, यानी कि जो कंपनी बनाई गई है, एक्चुअल में इसका नेचर क्या है, नेचर जानने के लिए। दूसरा, कंपनी के अगर निगमन के पीछे, कंपनी बनाने के पीछे उद्देश्य फ्रॉड करना था कि लोगों से पैसा लेकर क्या कर लें, फरार हो जाएं, तब पर्दा हटाकर जो कंपनी के नाम से क्या लिया है पैसा, उसको पकड़ा जाएगा। तीसरा, अगर कंपनी की आड़ में कोई टैक्स चोरी कर रहा है, तब व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। और चौथा, लोक नीति या लोक कल्याण अपेक्षा करे, यानी कि पब्लिक पॉलिसी, यानी कि आपका या पब्लिक वेलफेयर, ये अपेक्षा करे कि कंपनी के नाम पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको खोजा जाए, तब लिफ्टिंग द कारपोरेट बिल, यानी कि ये बीच का पर्दा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन सामान्य नियम यही है कि आपका कंपनी अलग और प्राकृतिक व्यक्ति क्या होते हैं, अलग। वो एक्सेप्शन है जहाँ की पर्दा हटाकर निगम के नाम पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या ठहराया जाता है, जिम्मेदार। लेकिन सामान्य नियम नहीं है। सामान्य नियम यही है कि कंपनी अलग है और व्यक्ति क्या है। इसीलिए आपका सामंड महोदय कहते हैं कि व्यक्ति आता है जाता है, सातों लोग मर गए, फिर नए सात लोग आ गए, लेकिन इस कंपनी पर असर, ग्रोवर भी ये सामंड कहते हैं। फिर ग्रोवर कहते हैं कि सात लोग डायरेक्टर कंपनी के थे या पांच लोग, मीटिंग हो रही थी, बम विस्फोट हो गया, सब मर गए, तो कंपनी थोड़े मरेगी, क्योंकि कंपनी व्यक्तियों से क्या रखती है, अलग व्यक्तित्व। ये आपका, अब आपका आया निगम के प्रकार। निगम दो प्रकार का होता है, एक एकल निगम और दूसरा संयुक्त निगम। एकल निगम में एक समय में उसका एक ही व्यक्ति रहता है। संयुक्त में आपका एक से अधिक रहते हैं। तो जहाँ जहाँ एक है, जैसे जिला कलेक्टर, तो जिला कलेक्टर आता है जाता है, लेकिन जिला कलेक्टर का पद क्या रहता है, बना रहता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, महाधिवक्ता हो गए, महान्यायवादी हो गए, और सबसे उत्तम उदाहरण इंग्लैंड का क्राउन है,
जहाँ राजा मर गया और राजा क्या हो, चिराग। तो एकल निगम होता क्या है? तो एकल निगम आपका एक के बाद एक आने वाले व्यक्तियों की ऐसी निगमित श्रृंखला है जिसमें एक समय में केवल कितना व्यक्ति होता है निगम में, एक। और आपका कह सकते हैं कि एकल निगम क्रमागत व्यक्तियों का एक निगमित क्रम है। ये सामान्य ने कहा है, व्यक्ति के मरने पर निगम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महारानी मर गई तो क्या इंग्लैंड के सम्राट का पद मर गया? नहीं भाई, व्यक्ति आएगा जाएगा, लेकिन वह पद मरेगा कि नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। तो महान्यायवादी, जिला कलेक्टर, आयुक्त हो गए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गए, इंग्लैंड का सम्राट हुआ, ये एकल निगम के उत्तम उदाहरण है। तो कौन एकल निगम नहीं है? तो वह नहीं है भारत का राष्ट्रपति, को एकल निगम नहीं माना गया, और प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बनता है। संयुक्त निगम में आपका होता क्या है कि संयुक्त निगम में आपका निगम में एक समय में एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं और निगम अलग, व्यक्ति अलग। जैसे कंपनी ही देख लिया जाए, 5 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, तो ये संयुक्त निगम हो गया। तो कंपनी अलग है और व्यक्ति अलग हैं। तो अगर पांचों व्यक्ति मर गए तो कंपनी क्या मरेगी कि जिंदा रहेगी? जिंदा रहेगी, क्योंकि सामान्य के अनुसार व्यक्ति आए जाए, निगम पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो देखिए, कंपनी मरती नहीं है, वाइंडिंग अप किया जाता है, उसे मारा जाता है, उसका परिसमापन किया जाता है। कंपनी मरती नहीं है, बल्कि उसका क्या किया जाता है? वाइंडिंग अप कहा जाता है, परिसमापन। इस प्रकार आपका ये आपका समाप्त हुआ। तभी जूरिस्प्रूडेंसी आज चलेगा भाई। आपका पांचों सिद्धांत बचे हैं, और 5 सिद्धांत तब लिखवा भी दिया जाए, आज खत्म किया जाए विधि। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस से गलतियां ज़्यादा हो रही हैं लोगों को, भाई सुधारने का प्रयास करिए, अभी भी मौका है। और मौका पर चौका मारिए, एक एक आपका चल ही रहा है। देखिए, आपका अगला जो हमें पढ़ना है लास्ट में, इसमें जो आपका निगमित व्यक्तित्व के, यानी कि जो कारपोरेट पर्सनालिटी हैं, उसके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, यानी कि निगमन के सिद्धांत। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 5 सिद्धांत हैं, इसमें जो आपका शुरुआती दौर से ही क्वेश्चन बन जाता है। मॉडल आपका हम बता रहे हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है, वह बनता है फिक्शन थ्योरी किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन देगा। फिक्शन थ्योरी यानी कि कल्पितार्थ सिद्धांत, या मिथकीय सिद्धांत, या परिकल्पना का सिद्धांत, या कल्पना का सिद्धांत, या झूठ का सिद्धांत। तो अगर फिक्शन थ्योरी किससे संबंधित हैं पूछे, तो आप लीगल पर्सनालिटी मार कर आइएगा, यानी कि विधिक व्यक्तित्व। 4 ऑप्शन देता है, अधिकार से, कर्तव्य से, कब्जा से, और विधिक व्यक्तित्व से। तो आपको मारना है विधिक व्यक्तित्व। दूसरा आपका पूछा जाता है कि कल्पितार्थ सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? तो सेवनी और सामंड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कल्पितार्थ सिद्धांत कहता क्या है, ये हम बताएंगे आगे। पहले पांचों सिद्धांत और उनके प्रतिपादक आज याद रखिए। एक बार आपका क्वेश्चन ये बना है, निम्नलिखित में से कौन आपका विधिक व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो उसमें फिर एक बार सिद्धांत याद रखिए। जो अधिकार का सिद्धांत है, उसमें हित का सिद्धांत और इच्छा का सिद्धांत आएगा। वहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि जो राइट आएगा, कल से हम शुरू करेंगे अधिकार ही, तो उसमें हित का सिद्धांत, इंटरेस्ट थ्योरी और विल थ्योरी आती है। यही क्वेश्चन आपका जो पूर्व निर्णय है, जुडिशियल प्रेसिडेंट, वहाँ पूछा जाता है। तो घोषणात्मक सिद्धांत और एक सृजनात्मक या निर्माणात्मक सिद्धांत हैं।
यानी कि अगर घोषणात्मक या निर्माणात्मक आए तो आप पूर्व निर्णय से मारिए। हित या इच्छा का सिद्धांत आए तो अधिकार से मारिए। और इधर पांच हम बता ही रहे हैं, जिसमें पहला हमने बताया फिक्शन थ्योरी, कल्पितार्थ सिद्धांत। इसके प्रतिपादक पूछे जाते हैं तो प्रतिपादक आपका एक नहीं बल्कि समर्थक दो है। कौन कौन? आपका सेवनी और सामंत, ये याद करना पड़ेगा। दूसरा है आपका कह सकते हैं कोष्ठक सिद्धांत। कोष्ठक सिद्धांत को प्रतीकवादी सिद्धांत या ब्रैकेट थ्योरी या सिंबॉलिक थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक याद रखिए इहरिंग हैं। फिर रियलिस्ट थ्योरी या काइक सिद्धांत, ये भी आपका पूछा जाता है। जो ये रियलिस्ट थ्योरी है या काइक सिद्धांत है या समूह व्यक्तित्व का सिद्धांत, ज़्यादातर कोष्ठक थ्योरी भी बना है कि किसका नाम आपका सिंबॉलिक थ्योरी है। प्रतीकवादी सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बना है तो कोष्ठक थ्योरी। यथार्थवादी सिद्धांत को आपका ऑर्गेनिक थ्योरी, कायिक सिद्धांत। चौथा रियायत का सिद्धांत यानी कि कंसेशन थ्योरी। तो देखिए आपका मने समर्थक भी याद रखिए पूछा जाता है, अभी हम बताएंगे। कोष्ठक सिद्धांत के इहरिंग, अथार्थवादी के गियर के, रियायत का सेवनी सामंड और प्रयोजन का सिद्धांत यानी कि परपज थ्योरी है, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक है ब्रिंज महोदय। तो अभी हम देखिए कह करके आपका पहला सिद्धांत आपका शुरू किया जाए और वह फिक्शन थ्योरी या कल्पितार्थ सिद्धांत। कल्पितार्थ सिद्धांत के प्रतिपा मने आपका समर्थक दो विद्वान मुख्य रूप से हैं, एक सेवनी है और दूसरा सामान्य। कल्पितार्थ सिद्धांत ये मानता है कि सामान्यतः जो विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है वह मानव को होता है। यानी कि उचित रूप से आपका मानव को ही व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन सीमित उद्देश्यों के लिए कल्पना के आधार पर व्यक्ति के गुण न होते हुए भी कुछ निगमों, कुछ संस्थाओं को मिथक या झूठ के आधार पर क्या मान लिया जाता है, व्यक्ति। और जो व्यक्ति निर्मित होते हैं वह प्राकृतिक व्यक्ति से भिन्न होते हैं। जैसे सालोमन के केस में 7 लोग परिवार के थे, उन्होंने सालोमन एंड कंपनी बनाया। तो कल्पितार्थ सिद्धांत ये मानता है कि जो 7 प्राकृतिक व्यक्ति है वह अलग है और जो कंपनी बनी वह अलग है। 7 प्राकृतिक व्यक्तियों के अधिकार कर्तव्य अलग और कंपनी के अधिकार कर्तव्य क्या हो गए, अलग। यानी कि कल्पना के आधार पर कुछ संस्थाओं को, कुछ निगमों को, कुछ समूहों को व्यक्ति मान लिया जाता है। वास्तव में ये व्यक्ति नहीं होते, लेकिन कानून मिथक के आधार पर, फिक्शन के आधार पर, कल्पना के आधार पर क्या करता है, व्यक्ति मान लेता है। ये फिक्शन थ्योरी वाले कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा आपका सिद्धांत है कोष्ठक सिद्धांत या ब्रैकेट थ्योरी। इस सिद्धांत को प्रतीकवादी सिद्धांत कहते हैं, सिंबॉलिक थ्योरी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस सिद्धांत का उपनाम प्रतीकवादी सिद्धांत है, तो ब्रैकेट थ्योरी या कोष्ठक थ्योरी। इसके प्रतिपादक याद रखना है, जन्मदाता या पिता कौन है भाई, ये याद करना पड़ेगा, इहरिंग है। देखिए ये क्या कहते हैं, इहरिंग महोदय का मानना है कि केवल मानव प्राणी ही वे व्यक्ति हैं जिनके अधिकार और कर्तव्य होते हैं। निगम को विधिक व्यक्तित्व प्रदान करके सुविधा के प्रयोजन हेतु इसके सदस्यों के चारों ओर एक कोष्ठक लगा दिया जाता है ताकि वे एक इकाई के रूप में माने जा सकें। इसका मतलब ये हुआ, आपका कह सकते हैं
कि इहरिंग महोदय ये कहते हैं कि वास्तव में जो विधिक व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति होते हैं तो आपका बना ले जाए पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। तो इहरिंग महोदय कहते हैं कि ये 7 व्यक्ति हैं, तो इनके आपका ऊपर ऊपर क्या लगा दिया गया, कोष्ठक। और कोष्ठक जो ये हैं यही आपका क्या हो गया, निगम। कोष्ठक इसलिए लगाया जाता है, बाहरी आवरण इसलिए लगाया जाता है कि इनमें सामूहिकता रहे, ये मिलकर कार्य करें। लेकिन यानी कि कोष्ठक में घेर दिया जाता है व्यक्तियों को, लेकिन कुछ दशाओं में इस कोष्ठक का महत्व अलग होता है, और जो ये 7 कुनबा हैं इनका महत्व क्या होता है, अलग। तो सबसे अच्छा फिर सालोमन का केस आ जाइए कि आपका कोष्ठक जो है वह निगम हो गया, कंपनी हो गई। और ये जो 7 व्यक्ति मिलकर कंपनी बनाए हैं, जो सर्किल के क्या है, अंदर हैं, ये प्राकृतिक व्यक्ति हो गए। प्राकृतिक कुछ दशाओं में प्राकृतिक व्यक्ति अलग, और कोष्ठक वाले पूरे समूह क्या होगा, अलग। किस केस में माना गया कि कोष्ठक वाला समूह अलग व्यक्तित्व रखता है, निगम, और ये जो 7 लोग हैं अलग रखते हैं व्यक्तित्व, तो सालोमन के केस में। तो कोष्ठक सिद्धांत को ही याद रखिए उपनाम भी पूछा जाता है, क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक थ्योरी या प्रतीकवादी सिद्धांत। ये क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा सिद्धांत रियलिस्ट थ्योरी देखी जाए। रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवादी सिद्धांत, या इसको ऑर्गेनिक ये भी पूछा जाता है, किस सिद्धांत को कायिक सिद्धांत कहते हैं, तो यथार्थवादी को ही। या आपका समूह व्यक्तित्व का सिद्धांत कहते हैं, इसके जो आपके प्रवर्तक हैं गियर के हैं। तो याद रखिए कोष्ठक के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, इहरिंग। यथार्थवादी या कायिक यानी कि रियलिस्ट या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपका सिद्धांत के समर्थक कौन है, गियर के। ये रटना पड़ेगा। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत का ये मानना है कि निगम का अस्तित्व अपने सदस्यों के सामूहिक अस्तित्व से भिन्न होता है। इनका व्यक्तित्व कल्पना के आधार पर न होकर वास्तविकता के आधार पर होता है, जिसे राज्य और विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी कि यथार्थवादी आपका ये कहते हैं कि जो ये कंपनी या निगम होते हैं, ये वास्तविकता होते हैं, ये अलग व्यक्तित्व रखते हैं, और राज्य और कानून इनको व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है, और इन पर अधिकार और क्या अधिरोपित करता है, कर्तव्य। तो थोड़ा एक दो उदाहरण देख लीजिए। आपका भारत में आपने पढ़ा था कि आपका जो ये स्त्री अशिष्ट रूपण कानून है इत्यादि, अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो क्या कंपनी उत्तरदायी होगी कि नहीं होगी। और कंपनी के जो पीछे कार्य करने वाले हैं कौन, ये जो कुनबा हमने बताया 7 कुनबा, ये भी उत्तरदायी होंगे कि नहीं होंगे। यानी कि कंपनी भी जिम्मेदार होगी। अब समस्या ये आई कि कंपनी तो दिखाई नहीं देती, ये तो एक कल्पना के आधार पर व्यक्ति मानी गई हैं, तो भले दिखाई न दे, इस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनी के नाम जो प्रॉपर्टी हैं उसे अटैच करके बेचकर पैसा क्या किया जा सकता है, वसूला जा सकता है। तो आपका सीआरपीसी में भी, सीपीसी में भी, स्त्री अपरूपण में, तमाम जगहों पर आपको यह नियम मिलेगा कि अगर कंपनी या निगमित निकाय अगर अपराध माने अभियुक्त है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। जैसे कि सीपीसी के आदेश 27 में आपने पढ़ा कि अगर सरकारवादी है, सरकार प्रतिवादी है, तो भारत संघ लिखा जाएगा। अगर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो उस राज्य का नाम लिखा जाएगा। लेकिन अभिवचन कौन करेगा, कौन सत्यापित करेगा,
तो जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार क्या करे, जिस लीडर को नियुक्त करे। और आपका आदेश 27 का नियम 5 महत्वपूर्ण था कि अगर सरकार प्रतिवादी है तो लिखित कथन दायर करने के लिए और 2 मास का समय क्या कर सकता है, न्यायालय बढ़ा सकता है। वही भारत संघ विधिक व्यक्तित्व रखता है, राज्यों का उत्तर प्रदेश राज्य विधिक व्यक्तित्व रखता है। यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल ये लीगल पर्सनालिटी भारत में नहीं रखते। इंग्लैंड में नियम अलग है। इंग्लैंड में राज्य विधिक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वहाँ का सम्राट होता है। इसीलिए रेक्स, आर मने रेग, कहीं सम्राट तो कहीं क्वीन, क्योंकि वहाँ राज्य नहीं है। भारत जैसे वहाँ क्या है, सम्राट। अगला देखिए यथार्थवादी, इसके बाद रियायत का सिद्धांत। अब जो आपका पूछा जाता है कंसेशन थ्योरी या रियायत का सिद्धांत, तो जो अब ये पूछा जाता है कि किन दो सिद्धांतों में समानता पाई जाती हैं। तो जो कल्पितार्थ सिद्धांत हैं और रियायत सिद्धांत हैं, इन दोनों के समर्थक एक ही है। यानी कि कल्पितार्थ के फिर एक बार बताइए कौन थे, सामंड और सेवनी। तो रियायत के भी या कंसेशन थ्योरी के कौन होंगे, सामंड और सेवनी। एक नाम जोड़ लीजिएगा, डायसी। तो इनका मानना क्या है, इनका मानना ये है कि जो ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, राज्य इन्हें मान्यता देता है और राज्य इन्हें आपका कह सकते हैं कि एक प्रकार से राज्य द्वारा इनको रियायत दी जाती है। यानी कि वास्तव में निगम प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन राज्य द्वारा इन्हें कुछ रियायत दी जाती है, कुछ कार्यों को करने की छूट प्रदान की जाती है कि ये अपने नाम से कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, तो राज्य ने ये छूट प्रदान की है कि रिलायंस कंपनी के नाम से कुछ कार्य किया जा सकता है। ये कौन सा सिद्धांत में आएगा, कंसेशन थ्योरी। कौन रियायत देता है, कुछ कार्य करने की अनुमति देता है इन व्यक्तियों को, तो राज्य। ये रियायत थ्योरी के प्रतिपादक याद रखिए, एक नहीं बल्कि कई हैं। तो रियायत थ्योरी के भी समर्थक आपका सेवनी है, सामंड है, डायसी है। अंतिम आपका पर्पज थ्योरी। पर्पज थ्योरी के पहले तो सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाता है, ब्रिंज महोदय हैं। इनका ये मानना है कि अधिकारों और कर्तव्यों की विषय वस्तु केवल वास्तविक व्यक्ति ही हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक व्यक्ति ही अधिकार और कर्तव्य क्या कर सकते हैं, धारण। निर्जीव वस्तु नहीं, लेकिन निगमों को, कारपोरेशन को कुछ प्रयोजनों के लिए, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या मान लिया गया है, व्यक्ति। यानी कि प्रयोजन थ्योरी ये बताएगी कि जो राइट और ड्यूटी अधिरोपित की जाती हैं, वह बनावटी व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि हम जैसे कैसे प्राकृतिक व्यक्तियों पर। लेकिन लग गया तो वहीं तो हल्का सा आ गया, लेकिन आपका कुछ सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बनावटी व्यक्ति हैं, जो आर्टिफिशियल व्यक्ति हैं, उन्हें भी कानून कुछ अधिकार और क्या दे देता है, कर्तव्य। वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल। अधिकार और कर्तव्य दे देता है। तो कौन सा थ्योरी ये हो गया, ब्रिंज महोदय याद रखिएगा, कंसेशन थ्योरी या आपका नहीं, प्रयोजन का सिद्धांत यानी कि पर्पज थ्योरी। इसको लिखिए तो समाप्त हो गया भाई आपका विधिक व्यक्तित्व। वही थ्योरी भाई याद करके जाइए, उल्लाख समझाया जाए, इस प्रयास करिए कि एकदम रट कर जाइए। एक तो प्रतिपादक लिखिए आपका भाई, कहाँ से देखिए, मूर्ति लिखवा दिया गया था ना। हाँ, हेडिंग डाली है निगम।
निगम या कारपोरेशन। लिखिए निगम व्यक्तियों का एक समूह होता है। पहले सामान्य बातें लिखिए। निगम व्यक्तियों का एक समूह होता है जो व्यक्तियों से पृथक अस्तित्व रखता है। जो व्यक्तियों से पृथक अस्तित्व रखता है। पैराग्राफ ग्राफ चेंज करके लिखिए। सर्वप्रथम, ये केस अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर्वप्रथम सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी। लीडिंग केस है, कई बार जे में आ चुका है। सर्वप्रथम सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी 1897, इंग्लैंड का केस है। 1897 के बाद में निगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ये पूछा जाता है निगमन का सिद्धांत, कारपोरेशन का निगमन का सिद्धांत पूछे तब भी मारना है यही के। निगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया अर्थात निगम को पृथक व्यक्ति माना गया। माने प्राकृतिक व्यक्ति से क्या माना गया? अलग। निगम को पृथक व्यक्ति माना गया। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा केस लिखिए। डेमलर कंपनी लिमिटेड। डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी 1916, 1916 का केस है। 1916 का लिखिए। इसमें इस वाद में सर्वप्रथम 4-5 वाक्य लिखिएगा। पहले तो इंग्लिश वर्जन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिफ्टिंग द कारपोरेट व्हील, इसको कहते हैं लिफ्टिंग द कारपोरेट व्हील। हिंदी में लिखिए निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत। हिंदी में लिखिए निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत। अवगुंठन का सिद्धांत। अवगुंठन का सिद्धांत। पर्दा हटाने का सिद्धांत। प्रतिपादित किया गया। इंग्लिश वर्जन आएगा लिफ्टिंग द कारपोरेट व्हील, लेकिन हिंदी में अवगुंठन भी आ सकता है, घूंघट भी आ सकता है, पर्दा भी, या निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया? तो आपका डेमलर कंपनी। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। निम्न आधारों पर, पैराग्राफ चेंज करिए। निम्न आधारों पर निगमन के आवरण को हटाया जा सकता है। वास्तविक व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। निम्न आधारों पर निगमन के आवरण को हटाया जा सकता है। फर्स्ट लिखिए कंपनी की वास्तविक प्रकृति के निर्धारण हेतु। फर्स्ट में लिखिए कंपनी के वास्तविक प्रकृति के निर्धारण हेतु
सेकंड में लिखिए कंपनी के निगमन के पीछे, कंपनी के निगमन के पीछे किसी कपटपूर्ण उद्देश्य की आशंका होने पर, कंपनी के निगमन के पीछे किसी कपटपूर्ण उद्देश्य की आशंका होने पर तीसरा लिखिए कंपनी की आड़ में, तीसरा लिखिएगा कंपनी की आड़ में अनुचित कर मुक्ति की आशंका होने पर, कंपनी की आड़ में अनुचित कर मुक्ति की आशंका होने पर, अर्थात कंपनी इसलिए बना लिया कि टैक्स से हम क्या करें, बच जाएं। देखे थे कि को आपका नोटबंदी हुई तो तमाम लोगों की कंपनी बंद हो गई। सबसे ज़्यादा कंपनियां कब बंद हुई, जब नोटबंदी हुई, तमाम कंपनियां बैठ गई। चौथा लिखिए लोक नीति या लोक कल्याण के आधार पर, चौथा लोक नीति या लोक कल्याण के आधार पर अब हेडिंग डालिए निगम के प्रकार। अगला लिखिए चैप्टर इसमें, और अगला निगम के प्रकार लिखिए। निगम दो प्रकार का होता है, फर्स्ट एकल निगम और दूसरा संयुक्त निगम या समाहृत निगम। निगम के प्रकार बांट लीजिए, पहला एकल निगम और दूसरा संयुक्त या समाहृत निगम, समाहृत भी कहा जाता है, संयुक्त निगम। हेडिंग डालिए एकल निगम। एकल निगम में याद रखिए, लिखिए सामंड के अनुसार, इनका कोटेशन आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन करिएगा। एकल निगम में एकल निगम क्रमागत व्यक्तियों का एक निगमित क्रम है। एकल निगम क्रमागत व्यक्तियों का एक निगमित क्रम है। अगर ये कोटेशन आ जाए तो सामंड मारिएगा। ये कोटेशन आ जाए, फिर एक बार देखिए, एकल निगम क्रमागत व्यक्तियों का एक निगमित क्रम है। जो कोटेशन आ चुका है सामंड का, वह जीवित पदाधिकारी वाला आया है। लिखिए जीवित पदाधिकारी आता है जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है। जीवित पदाधिकारी आता है जाता है, लेकिन विधि की यह संतति, संतत माने संतान, जीवित पदाधिकारी आता है जाता है, लेकिन विधि की यह संतति हमेशा के लिए वहीं रहती है, हमेशा के लिए वहीं रहती है। आगे लिखिए इसका उत्तम उदाहरण इंग्लैंड का क्राउन। उदाहरण लिखिए, पूछा जाता है उदाहरण में भी अंदर जाकर। इसका उत्तम उदाहरण इंग्लैंड का क्राउन। जिला कलेक्टर, कामा देते रहिएगा, जिला कलेक्टर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कामा दीजिए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल आपका, महान्यायवादी, कामा दीजिए महाधिवक्ता इत्यादि हैं।
लिखिए भाई आपका इसमें महान्यायवादी लिख लिए, इसके बाद महाधिवक्ता इत्यादि, नीचे एरो बनाकर लिखिए। भारत का राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बना है कई बार। भारत का राष्ट्रपति, कामा दीजिए, राज्य के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एकल निगम नहीं है, नहीं लिखिएगा, एकल निगम नहीं है। भाई ये लोग अपने आपका पद के नाम से मुकदमा नहीं ला सकते। कहीं भी आप नहीं देखे होंगे कि राष्ट्रपति अपने नाम से मुकदमा लाया है, या प्रधानमंत्री आपका बनाम प्रधानमंत्री नहीं होता, और राज्यपाल नहीं होता है, होता है तो या तो भारत संघ या उत्तर प्रदेश राज्य। ये क्वेश्चन कई बार आया है, चारों याद रखिएगा। राष्ट्रपति एकल निगम है कि नहीं, और राज्यपाल भी नहीं है, पीएम भी नहीं है, सीएम भी नहीं है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए संयुक्त निगम। एकल निगम हो गया तो अगला हेडिंग डालिए संयुक्त निगम। लिखिए, यह व्यक्तियों का ऐसा निगमित समूह है, व्यक्ति न लिखिएगा, व्यक्तियों लिखिएगा, एक से अधिक व्यक्ति। यह व्यक्तियों का ऐसा निगमित समूह है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है, जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है। ऐसा निगम कुछ प्रयोजनों हेतु, ऐसा निगम कुछ प्रयोजनों हेतु अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व रखता है। ऐसा निगम कुछ प्रयोजनों हेतु अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व रखता है। यदि सभी व्यक्ति मर भी जाएं, मैं ग्रोवर का उदाहरण बता चुका हूँ, यदि सभी व्यक्ति मर भी जाएं तो ऐसा निगम अस्तित्व में बना रहता है। यदि सभी व्यक्ति मर भी जाएं तो ऐसा निगम अस्तित्व में बना रहता है। लिखिए, नीचे नीचे लिखिए, ग्रोवर के अनुसार, ग्रोवर के अनुसार ये भी क्वेश्चन आ सकता है। किसने उदाहरण दिया बम विस्फोट का? लिखिए, एक कंपनी की जनरल सभा में, उदाहरण देते हैं, एक कंपनी की जनरल सभा में विस्फोट हो जाने के कारण, एक कंपनी की जनरल सभा में विस्फोट हो जाने के कारण उसके सभी सदस्य मारे जाते हैं। एक कंपनी की जनरल सभा माने आम सभा, जनरल सभा में विस्फोट हो जाने के कारण उसके सभी सदस्य मारे जाते हैं। फिर भी कंपनी के अस्तित्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी कंपनी के अस्तित्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर एक बार देखिए,
एक कंपनी की जनरल सभा में विस्फोट हो जाने के कारण उसके सभी सदस्य मारे जाते हैं, तो मैं बताया था इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ही मर गई, क्योंकि कंपनी अलग है और व्यक्ति, तो फिर भी कंपनी के अस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कल आपका लिखवा देंगे सिद्धांत भाई, थोड़ा शॉर्टकट में हो गया। चाहेंगे तो फिर 10 मिनट पांचों सिद्धांत हम बता देंगे। मैंने थोड़ा बहुत बहुत शॉर्टकट में पढ़ा दिया गया। फिर एक बार 10-15 मिनट हम पांचों सिद्धांत पढ़ा कर, लेकिन लिखवाया शॉर्टकट में जाएगा, समझा देंगे, क्योंकि बहुत शॉर्टकट में हो गया, समझ में आया। हमें लगता है कि ज़्यादा लोगों को आया ही नहीं, तो भले न आया। आपका 10-15 मिनट पढ़ाकर कल से अधिकार शुरू किया जाएगा, राइट एंड ड्यूटी। अधिकार और कर्तव्य से भी वहीं 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 क्वेश्चन मानकर चलिए, तो आपका कल से अधिकार शुरू किया जाएगा। उसके बाद कब्जा और स्वामित्व बचेगा इधर।